हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीबीसी 202। ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिलेगा। सबसे पहले जाइए उन यूनिट्स को कंप्लीट कीजिए। यूनिट 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोसेट, हैशे डायग्राम और लैटिस के बारे में। ये यूनिट काफी ईजी है, काफी स्कोरिंग यूनिट है। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल में, और साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यूज इस यूनिट से पूछे गए हैं उन पीवाईक्यूज को भी हम कवर करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो सके। तो बिना देरी किए करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोसेट यानी पार्शियल ऑर्डर सेट। अब बेसिकली पार्शियल ऑर्डर सेट होता क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विद द बाइनरी रिलेशन आर इज सेड टू बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट इफ फॉलोइंग कंडीशन है सेटिस्फाई। के क्या कहता है? पार्शियल ऑर्डर सेट होता क्या है? कोई भी एक सेट ए और उस सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन है आर, और वो आर रिलेशन जो डिफाइन है अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। तो वो तीन कंडीशन कौन कौन से? पहला क्या है? वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा एंटीसिमेट्रिक, थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। इन तीनों प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सबसे पहली बात आती है कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये होती क्या है। अब हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एक सेट ए है जिसके ऊपर हमारे एक रिलेशन डिफाइन है आर। अब ये अगर ये रिलेशन क्या इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? पोसेट। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब सिंपल है, जो भी एक हमारा सेट ए है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेशन आर के अंदर खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारा ए सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन आर के अंदर हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी 1 1 2 2 और 3 3 उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव की सिंपल प्रॉपर्टी है कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेशन के अंदर खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। ठीक है। सेकंड आता है आपका एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपका कोई रिलेशन आर है, उसके अंदर अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ और बी रिलेट कर रहा है ए के साथ, तो ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 रिलेट कर रहा है 1 से, तो ये तभी होगा जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? एंटीसिमेट्रिक है। इसका मतलब यानी 1 1 और 1 1 अगर ऐसा है तो ए इज इक्वल्स टू बी है। यस, तो ये क्या है? हमारा एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? थर्ड आती है आपकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिंपल है, ये कहती है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करना चाहिए सी से। तो अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 जो है 3 से रिलेट कर रहा है, तो 1 3 से रिलेट करना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? वो ट्रांजिटिव है। क्लियर है? तो ये तीन कंडीशन, अगर कोई भी सेट ए जिसके ऊपर आर रिलेशन डिफाइन है, अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा पोसेट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमारा ए सेट है जिसके अंदर हमारे तीन एलिमेंट है 1 2 और 3, और एक आर रिलेशन है जिसके अंदर कुछ पेयर प्रेजेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 देन 2 3 एंड देन 1 3। अब सबसे पहली बात है, आपको एक सेट ए है जिसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है। अब इसको पोसेट होने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। कितने सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? तीन, एक 1 एक 2 और एक 3। इसका मतलब रिलेशन आर के अंदर अगर 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो क्या रिलेशन आर को चेक कीजिए, 1 1 प्रेजेंट है, यस। 2 2 प्रेजेंट है, यस। 3 3 प्रेजेंट है, यस। तो हम क्या बोलेंगे? रिलेशन कैसा है? हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिंपल, समझ आया आपको? अब नेक्स्ट आता है आपका एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? अगर आपका ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है तो ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। सिंपल, यही तो कहता है। तो अब हम देखते हैं 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर 1 2 है, क्या 2 1 है? नो।
अगर 2 1 है ही नहीं तो हम a इज इक्वल्स टू बी कंडीशन चेक करेंगे ही नहीं। ये क्या कहता है, अगर a रिलेट कर रहा है b से और b रिलेट कर रहा है a से, तब a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। बस यहाँ तो हमारे पास a रिलेट कर रहा है b से, b रिलेट तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें आगे की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 3 क्या 3 2 प्रेजेंट है, नो, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 3 क्या 3 1 प्रेजेंट है, नो, तो इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एंटीसिमेट्रिक भी है। अब थर्ड आता है आपका ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए सी से के साथ रिलेट करना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले करते हैं 1 2 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 से स्टार्ट होने वाला, यस। 2 3 है तो इसके अंदर 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? यस 1 3 है, ठीक है। इसका मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है पेयर आपका 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला, देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3 3। तो क्या आपके पास 2 3 प्रेजेंट है? यस 2 3 हमारे प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है 1 3, नेक्स्ट 1 3 है ना, 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? यस। कौन है? 3 3। तो आपके पास क्या 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 1 3 है? यस है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, वो सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्योंकि ये सारी कंडीशन को उसकी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, यानी ये रिलेशन आर, ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट होता क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर होना। ठीक है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि पोसेट को डिफाइन कीजिए, तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हमेशा आपको बताना है, अगर आपको कभी भी इसकी डेफिनेशन पूछता है। क्लियर है? तो इसमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, द पोसेट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा आर। पोसेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए कॉमा आर से। ये जो ए है, ए क्या है, सेट, और आर क्या है, वो रिलेशन जो सेट के ऊपर डिफाइन है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने पार्शियल ऑर्डर सेट के ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि पार्शियल ऑर्डर सेट का अगर हमारे पास रिलेशन क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट गिवन है, 2 3 6 12 24 36 एंड आर विद द रिलेशन इन ए। ए के ऊपर आर एक रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन क्या डिफाइन है, ए डिवाइड्स बी, यानी रिलेशन आर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो ए को बी से डिवाइड करते हैं। देन प्रूव दैट आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देन जब आपको प्रूफ करना है कि हमारा ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और जो रिलेशन आर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो ए को बी से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? वही जैसे 12 डिवाइड बाय 6, तो यस 6 2 12, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा। 4 डिवाइड बाय 2, यस प्रेजेंट होगा 2, क्योंकि पूरा डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट आर के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे। तब हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी, वो खुद को तो डिवाइड करेगा, 12 12 को डिवाइड करेगा नहीं, यस। 2 2 को लाइक 10 10 को डिवाइड करेगा। 4, कोई भी नंबर ले लो आप, एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होता है, नहीं होता, यस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन आर के अंदर सारे पेयर वो प्रेजेंट होंगे जो खुद के साथ रिलेट करते हैं। 2 2 3 2 3 6 12, क्या 2 2 प्रेजेंट होगा रिलेशन आर के अंदर, यस। 3 3 होगा, यस। 12 12 होगा, यस। तो यानी इनके सारे पेयर प्रेजेंट होंगे जो खुद के साथ रिलेट करते हैं रिलेशन आर के अंदर। तो हम उस रिलेशन को कैसे बोलेंगे, वो क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा आता है एंटीसिमेट्रिक की बात। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए सिंपल है, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, क्या अगर मैं इसका उल्टा करूं तो क्या ये पॉसिबल है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 6 को डिवाइड कर रहा है, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, नो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों की जो पोजीशन ही ए और बी को इक्वल लेना पड़ेगा, अगर हमें एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 2 लूं और 2 2 लूं, तो 2 इज इक्वल टू 2 है, और ये डिवाइड भी कर रहा है, और ये सारे पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, यस प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा, एंटीसिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव तो सिंपल है, अगर मेरा 12 6, यानी जो 12 है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 12, तो
अगर मेरा इसको डिवाइड कर रहा है तो 6 मेरा 24 को भी डिवाइड करेगा क्या? 12 24 को डिवाइड करेगा? यस करेगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इसका मतलब अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है तो ए सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब यहाँ क्या है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां ये फेल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव। सिंस ए डिवाइड ए, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है। एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो अगर हम बोलते हैं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को तभी डिवाइड करेगा जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा। हमने देख लिया, अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमारा एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। क्लियर है। अब थर्ड आता है आपका ट्रांजिटिव। अगर मैंने आपको बोला 6 12 को कर रहा है, 12 24 को कर रहा है, वो सॉरी 6 12 को कर रहा है, देन 12 24 को कर रहा है, तो 6 24 को करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, हमारा पोसेट है। समझ आया आपको? अगर पोसेट का कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या अप्रोच होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा हैशर डायग्राम। हैशर डायग्राम क्या होता है? हैशर डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट अ पार्शियल ऑर्डर सेट। हैशर डायग्राम क्या है? एक सिंप्लीफाइड ग्राफिकल वे है जिसके हेल्प से हम पोसेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हैशर डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है? नोड्स और एजेस होती है। नोड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं नोड्स, और उन नोड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं एक एजेस से। क्लियर है। अब हैशर डायग्राम बनाने का एक प्रॉपर मेथड्स है, ऐसे नहीं है आप ऐसे ही बना दोगे। उसके कुछ स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करके बनाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिलेशन। इसका मतलब एक डायरेक्टेड ग्राफ आपको बनाना पड़ता है जो भी रिलेशन आपको गिवन होता है। स्टेप 2 क्या होता है? रिमूव सेल्फ लूप। जितने भी सेल्फ लूप है उस ग्राफ के अंदर आपको उन्हें रिमूव करना होता है। सेल्फ लूप की बात करें तो सेल्फ लूप क्या होता है? अगर कोई भी नोड खुद से ही रिलेट करता है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको क्या करना है? इसको रिमूव करना है। नेक्स्ट क्या है? रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस। ट्रांजिटिव एजेस आपको पता है कि अगर ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से कर रहा है तो आपको उसको हटा देना है, यानी ट्रांजिटिव एजेस को आपको रिमूव कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरेंज ऑल एजेस पॉइंटिंग अपवर्ड एंड रिमूव एरो फ्रॉम एजेस। यानी जो एरो है उनको आप हटाओ और सारे जो भी आपके एजेस है उनको पॉइंट करो ऊपर की तरफ। देन रिप्लेस सर्कल बाय डॉट्स। जो भी आपके सर्कल है उनको डॉट से आप रिप्लेस कर दो। सिंपल, ये 5 स्टेप्स है। मेन है आपके 3 स्टेप: डायरेक्टेड ग्राफ बनाना, सेल्फ लूप को रिमूव करना और ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करना। जो आपका बन के आएगा वो क्या है? आपका हैशर डायग्राम। अब हम हैशर डायग्राम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और उस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है जो हमें गिवन है। अब इसके हेल्प से हमें क्या बनाना है? हैशर डायग्राम बनाना है। तो आपको उसके स्टेप्स रिकॉल कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या था? आपको डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको नोट्स बनाने। कितने नोट्स हैं? 4। क्यों 4 नोट्स हैं? क्योंकि हमारे सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक हमारा क्या है? 4 है। क्लियर है। अब रिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? इन एजेस की हेल्प से इनके बीच के रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। 1 1 यानी 1 खुद के साथ रिलेट कर रहा है, सेल्फ लूप। देन नेक्स्ट क्या है? 1 2, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है इस तरीके से। देन आपका क्या है? 1 3 1 3 1 3 ये रहा। देन 1 4 1 4, देन 2 2, उसके बाद 2 3, देन 2 4, उसके बाद 3 3, देन 3 4 एंड देन 4 4। क्लियर है। स्टेप 1 क्या था? आपका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना। तो हमने डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसके अंदर से आपको सेल्फ लूप को रिमूव करना था। तो क्या इसके अंदर सेल्फ लूप है? यस। 1 1 2 2 3 3 4 4 खुद के साथ रिलेट करें, जस्ट इनको रिमूव कीजिए। नया डायग्राम आपके पास क्या बन के आएगा? 1 2 3 एंड 4, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इधर, ये इधर, और ये आपका ये रहा। क्लियर है। ये आपका हो गया कनेक्टेड। फिर थर्ड क्या था? आपका ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करना, यानी जो भी ट्रांजिटिविटी है आप उसको क्या करोगे? इसके अंदर से रिमूव करोगे। अब ट्रांजिटिविटी के लिए आपको किस तरीके से चेक करना है? अब
यहाँ हमारा 1 1 2 2 3 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इनको रिमूव कर चुके हैं। अब उनके अलावा जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है रिलेशन के अंदर, हम उनकी ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। तो सबसे 1 1 का कोई मतलब नहीं, 1 2 1 2, क्या 2 से कोई रिलेट कर रहा है? 1 2 2 से कोई स्टार्टिंग है, 2 2 है, इसको हम नहीं लेंगे। देन क्या है? 2 3 2 3, इसका मतलब 1 3 हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। 1 3 क्या है? ट्रांजिटिविटी को बना रहा है, तो हम उसको रिमूव करना है। तो हमें क्या करना है? 1 3 को क्या करना है? रिमूव करना है। 1 3 कहाँ है हमारा? आपका 1 3 ये रहा, तो इस एजिस को आप क्या करोगे? रिमूव करोगे, ठीक है। देन 1 2 हो गया, देन 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट लो, नेक्स्ट पेयर लो। 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला आपको कौन सा है? 3 4 3 4 1 4 अगर कनेक्टेड है तो आप उसको हटा दो। 1 4 कनेक्टेड है, यस, तो 1 4 इसको हटा दो। क्लियर है? अब ये हमारा हो गया। देन अब देखेंगे हम 1 4 1 4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नो। 4 4 है, हम इसको नहीं लेंगे, आपको पता है। 2 2 का कोई मतलब नहीं। 2 3 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा आपका? 2 3 3 से स्टार्ट होने वाला क्या आपका? 3 2 4, यानी 2 3 हमारा पेयर था, 3 से स्टार्ट होने वाला आपका 3 4 था। तो 2 4 अगर एज डायरेक्टेड ग्राफ में है तो आपको क्या करना है? उसको रिमूव करना है। तो 2 4 2 4 आपको क्या करना है? इसको रिमूव करना है, ठीक है। हमने इसको रिमूव कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे 2 4। अब आप लीजिए 2 4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 3 3 3 4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब हमें ये 3 है जिसको रिमूव करना है। एक 1 3 है, एक 1 4 है, एक आपकी 2 4 है। इसके बाद आपका फाइनल ग्राफ जो बन के आएगा वो आपका क्या आएगा? हैश डायग्राम, इस तरीके से। ये है 1 2 3 एंड देन 4, और आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना अपवर्ड की साइड, यानी 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। तो ये जो आपका बन के आया है, ये क्या आया? आपका हैश डायग्राम। तो इस तरीके से आपको हैश डायग्राम को बनाना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ डायरेक्टली बना हुआ है, बट जो स्टेप्स है वो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं कि आपको किस तरीके से हैश डायग्राम के जो स्टेप्स है उनको परफॉर्म करना होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट। आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट का मतलब क्या है? जो दो ऑर्डर सेट देखने में लुक डिफरेंट, देखने में डिफरेंट हो, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट। कौन से ऑर्डर्ड सेट? जो देखने में तो डिफरेंट होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट। Two poset A and B are isomorphic if there exists a function f. A tends to be such that, इसका मतलब क्या? उनके बीच में मैपिंग एग्जिस्ट करती है। दो सेट है हमारे पास, एक A है एक B है। इन दोनों के बीच में आपकी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। अगर 1 1 ऑन टू और आपका ऑर्डर प्रिजर्व रहता है तो हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन हमारा कैसा? आइसोमॉर्फिक। क्लियर है? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। अब इसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 1 ऑन टू, और इसका जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या हमारा आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट है। क्लियर है? अब सबसे पहले 1 1 के लिए हम देख लेते हैं। 1 1 के लिए क्या है? मैपिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग सेट बी के अंदर ना हो। तो 3 एलिमेंट ए के अंदर है, 3 एलिमेंट बी के अंदर है, तो हमने क्या करा? सबकी मैपिंग सबके साथ कर ली। हमने 1 की मैपिंग ए के साथ कर ली, 2 की मैपिंग बी के साथ कर ली, और 3 की मैपिंग सी के साथ कर ली। इसका मतलब क्या है कि हमारा ए से बी जो मैपिंग हुई है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी मैपिंग ना हो। 1 1 है। क्लियर है? ऑन टू के लिए आपको क्या करना है? ऑन टू के लिए आपको चेक करना है कि सेट बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी मैपिंग सेट ए के अंदर ना हो। क्या सेट बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैपिंग सेट ए के अंदर एलिमेंट के साथ ना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 3 एलिमेंट और तीनों एलिमेंट की आपकी मैपिंग सेट ए के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑन टू भी है। और आप देखोगे इनका जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व है। ऑर्डर प्रिजर्व का रहने का मतलब क्या है? कि अगर आप ए 1 कर रहे हो तो ए मिल रहा है, 2 कर रहे हो तो बी मिल रहा है, 3 एफ 3 कर रहे हो तो आपको सी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? कि जो लेस देन इक्वल टू वाली आपकी कंडीशन है वो प्रिजर्व है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो रहा है तो बी लेस देन इक्वल टू सी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? आपका ऑर्डर प्रिजर्व है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कैसा है? हमारा आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेन क्या, आपको ये कंडीशन याद रखनी कि 1 1 ऑन टू और उसका जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका वेल ऑर्डर्ड सेट। वेल ऑर्डर्ड सेट से पहले आपको टो सेट यानी टोटल ऑर्डर सेट पता होना चाहिए कि टोटल ऑर्डर सेट हमारा होता क्या है।
पोसेट, यानी टोटल ऑर्डर सेट होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा, पोसेट होना पड़ेगा। इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्डर सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर कंपैरेबल। इसका मतलब क्या है कि टो सेट के अंदर कोई पोसेट है, हम उसको टो सेट कब बोलेंगे, उसके अंदर से अगर हम कोई भी पेयर ले और वो दोनों पेयर कंपैरेबल हों तो वो क्या है, टो सेट है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर मैं चैट जीपीटी को जेमिनाई से कंपेयर करूं तो कंपेरेबल है ना वो दोनों, क्योंकि वो दोनों एआई टूल हैं, ठीक है, एलएलएम मॉडल्स हैं दोनों, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि चैट जीपीटी को मैं अपने फ़ोन के साथ कंपेयर करूँ या चैट जीपीटी को मैं फ़ैन के साथ कंपेयर करूँ, क्या कोई कंपैरिजन है? नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ कंपैरिजन नहीं होता वो टोसेट नहीं होते। इसका मतलब फ़ैन और चैट जीपीटी टोसेट नहीं है, बट चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों कंपैरेबल हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, वो दोनों क्या है, टोसेट है। तो सिंपली इसके अंदर भी यही है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो कंपैरेबल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारा टोटली ऑर्डर्ड सेट। क्लियर है? एवरी टो सेट इज पोसेट बट अ पोसेट में नॉट बी टोसेट। जितने भी टोटल ऑर्डर सेट होंगे वो आपके पोसेट तो होंगे ही होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर पोसेट आपका टोसेट हो। क्लियर है? इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द पोसेट इज टोसेट। इसका मतलब क्या, हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में से आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, वो हमेशा कंपैरेबल होंगे, या तो वो लेस देन होंगे या वो इक्वल टू होंगे या ग्रेटर देन होंगे, जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप होगी, बट वो दोनों एलिमेंट कंपेरेबल होंगे। कोई भी आप रियल नंबर, कोई भी जो आपके मन में आ रहा है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, आप उनको कंपेयर करो, वो कंपेरेबल होंगे। कंपेरेबल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारा टोटली ऑर्डर्ड सेट। क्लियर है? अब टोटल ऑर्डर सेट आपको क्लियर हुआ, अब आपको समझ आएगा कि वेल ऑर्डर्ड सेट आपका क्या होता है। अ वेल ऑर्डर सेट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज अ टोटली ऑर्डर सेट वेयर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट कंटेन लीस्ट एलिमेंट। वेल ऑर्डर सेट होने के लिए सबसे पहले उसको टो सेट होना पड़ेगा। जो टो सेट है उसको ही हम वेल ऑर्डर सेट के लिए क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वेल ऑर्डर्ड सेट हम कब बोलेंगे, जब उस सबसेट, कोई जो भी नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर से हम कोई भी एलिमेंट, यानी उस सेट सबसेट के अंदर से हम लीस्ट एलिमेंट बता पाए। लीस्ट एलिमेंट यानी सबसे छोटा एलिमेंट हम उस सेट का बता पा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेल ऑर्डर्ड सेट। वेल ऑर्डर्ड सेट से पहले उसको टो सेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वेल ऑर्डर्ड सेट की कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या आप चेक करके बताओ कि ये हमारा वेल ऑर्डर सेट है या नहीं है। वेल ऑर्डर सेट से पहले आप इसको टो सेट चेक करो। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम कोई दो नंबर लें, क्या वो कंपैरेबल है? यस। आप कोई भी दो नंबर ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई भी दो नंबर, 10, 20, 50, 60, कोई भी जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, जो मन में आ रहा है, बट दोनों नंबर हमेशा कैसे होंगे, कंपैरेबल होंगे। क्यों कंपैरेबल होंगे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, वो कैसा है, हमारा टोटली ऑर्डर सेट है, क्योंकि अब दो नंबर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, तो रिलेशनशिप होगी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोल दो कि ये दो नेचुरल नंबर है, ये कंपैरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टो सेट तो है। अब वेल ऑर्डर्ड सेट होने के लिए क्या है कि इस सबसेट के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या आप नेचुरल नंबर में से कोई मुझे बता सकते हो कि सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? यस, हम बता सकते हैं। कौन सा है? वन। वन क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। आप कोई भी सबसेट ले लो इसके अंदर से, तो हर सबसेट के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारा वेल ऑर्डर सेट। क्लियर है? अब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करी, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स में तो सब आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, वो टो सेट होगा। वेल ऑर्डर सेट होने के लिए उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या लीस्ट एलिमेंट आप बता सकते हो मुझे कि इंटीजर्स का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा? नहीं बता सकते। अगर आप राइट की तरफ नेगेटिव में जाओगे तो गो, और जितना जाओगे उतना बढ़ेगा, इधर जाओगे तो इधर जाओगे उतना बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। बट आप एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ आप बता सकोगे कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है कि ये सबसे छोटा इंटीजर है, ये सबसे बड़ा है। इनफाइनाइट, अब माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ये तो नहीं है। बट आप मुझे बताओ कि हाँ, जैसे नेचुरल नंबर में बता पाए कि लीस्ट एलिमेंट वन है, नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ वेल ऑर्डर्ड सेट। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा है, दिस सेट इज अ वेल ऑर्डर्ड बिकॉज इफ यू टेक सबसेट लाइक 3, 5, 10 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 3। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से किसी भी नंबर का सबसेट ले लेते हो तो हमेशा उसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वेल ऑर्डर्ड सेट है। क्लियर?
क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका लैटिस। अब लैटिस क्या होता है? लैटिस सिंपल है, अ पार्शियल ऑर्डर सेट L, R इज अ लैटिस इफ A B belongs to L, सुप्रीमम एंड इनफीमम एग्जिस्ट इन L। सिंपल है कि लैटिस होने के लिए उसे पोसेट होना पड़ेगा। कोई भी पोसेट, उसको हम लैटिस कब बोलेंगे? जब हम लैटिस के कोई दो एलिमेंट ले और उनका इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता हो उसके अंदर, उस L के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारा लैटिस। अब सुप्रीमम इनफीमम क्या होता है वो देख लेते हैं। ए जॉइन बी, ए मीट बी। ए जॉइन बी का मतलब क्या है? सुप्रीमम। इसका मतलब लीस्ट अपर बॉन्ड। अभी हम देखेंगे लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है। एंड ए मीट बी का मतलब इनफीमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। यानी हर एलिमेंट का ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो लैटिस है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे वो लैटिस नहीं है। सिंपल। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, जो कि ये है ए बी सी डी। इसके अंदर 4 नोट्स हैं। अब हमें बताना है कि ये लैटिस है या नहीं है। लैटिस के लिए क्या होना पड़ता है? सबसे पहले क्या होना पड़ता है? इसको इनफीमम और सुप्रीमम यानी एलयूबी एंड जीएलबी इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। एलयूबी यानी लीस्ट अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड यानी ऊपर, लीस्ट ग्रेटेस्ट बॉन्ड यानी नीचे। अब लीस्ट में अपर बॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ साइन लगाना, जो कि आपका जॉइन का। इस तरीके से टेबल बनानी है। यहाँ आपको लिखने हैं एलिमेंट। 4 एलिमेंट है, 4 लिखो। 5 है, 5 है। 6 है, 6 लिखो। हमारे पास 4 एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाइज आपने लिख ली। अब मुझे किस तरीके से ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, इसी तरीके से इन सबका हर एक के साथ मुझे क्या निकालना है? एलयूबी निकालना है। अगर हर एलिमेंट का हर किसी के साथ लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारा लैटिस है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल। अगर मैं ए का ए के साथ बोलूं तो ए का ए का ए के साथ, तो ए का ए के साथ यानी अपर बॉन्ड को कौन होगा? ए खुद ही होगा, क्योंकि इसका कंपेयर हम इसके साथ ही करें तो ये तो खुद ही होगा ना। ए का बी के साथ करेंगे, ए और बी में से, ए और बी में से अपर बॉन्ड निकालें। अपर बॉन्ड यानी ऊपर, ऊपर कौन है? ए और बी में से बी, तो इसका अपर बॉन्ड क्या होगा? आपका बी। ए और सी की बात करें तो इन दोनों में से अपर बॉन्ड की बात करें, ऊपर कौन है? ए और सी में से सी, तो इसका अपर बॉन्ड क्या होगा? सी। ए और डी की बात करें तो डी होगा। बी और ए की बात करें, बी और ए में ऊपर कौन है? बी। अपर बॉन्ड यानी ऊपर, बी और बी का बी ही होगा, बी और सी का सी होगा, बी और डी का क्या होगा? बी और डी का, बी और डी का, बी और डी ये दो हैं, बट ये मीट कहाँ कर रहे हैं? सी पे, सी और ए पे। और सी और ए में से हमारा अपर बॉन्ड कौन सा है? सी। तो आपका क्या होगा? इसका अपर बॉन्ड क्या होगा? सी होगा। समझ आया इसका कैसे है? मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से हुआ। हमारा था ये, ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। ये है हमारा ए बी सी डी। मैंने पूछा बी और डी का, तो बी और डी कहाँ मीट कर रहे हैं? एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट ए है। इन दोनों में से अपर बॉन्ड कौन सा? ऊपर कौन है? सी। तो इसलिए हमने क्या लिखा? हमारे ये अपर बॉन्ड कौन सा है? सी। क्लियर है? अगर इसी तरीके से मैं सी और ए की बात करूं तो क्या आएगा? सी आएगा। सी और बी की बात करूं तो सी आएगा, यहाँ तो सी आएगा। डी और ए की बात करूं, डी और ए की बात करूं तो डी आएगा। डी और बी की बात करूं तो डी आएगा। यहाँ पे भी डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। क्लियर है ना कि हमने अपर बॉन्ड किस तरीके से निकाला? सिंपल है। ठीक है, यहाँ डी और सी में अगर हम डी और सी की बात करेंगे तो यहाँ तो सी आएगा ना। डी और सी की बात करेंगे तो यहाँ सी आएगा। एक बार और देख लेते हैं। डी और ए की बात करें, डी आ रहा है। डी और बी की बात कर रहे हैं, डी और बी की बात करें, अपर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ आपका सी आएगा, यहाँ पे भी आपका सी आएगा। और डी की बात करें तो डी का खुद आएगा। क्लियर है? अपर बॉन्ड यानी ऊपर की बात करें। सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब लोअर बॉन्ड की बात करते हैं। लोअर बॉन्ड यानी नीचे। ए और ए में क्या होगा? लोअर बॉन्ड ए ही होगा। ए और बी की बात करेंगे तो क्या होगा? लोअर बॉन्ड ए ही होगा। ए और सी की बात करें तो नीचे कौन है? ए और सी में से ए, तो ए होगा। ए और डी में भी आपका ए ही होगा। क्लियर है? बी और ए में बात करें, बी और ए में क्या होगा? आपका ए होगा। बी और बी में तो बी ही होगा। बी और सी में बात करेंगे तो क्या होगा? बी होगा। बी और डी में बात करेंगे, बी और डी दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? सी और ए पे। अब इन दोनों में से लीस्ट की बात कर रहे हैं, यानी लोअर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कौन है लोअर बॉन्ड? ए, तो ए आएगा। क्लियर है? सी और ए की बात करें तो आपका ए आएगा। सी और बी की बात करें तो बी आएगा आपका। सी और सी की बात करें तो सी ही आएगा। सी और डी की डी आएगा। ठीक है, डी और ए की बात करें तो ए आएगा। डी और बी की बात करें, डी और बी की बात करें तो ए आएगा। डी और सी की बात करें तो डी आएगा। डी और डी की बात करें तो ए डी आएगा। क्लियर है? ये आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपर बॉन्ड यानी ऊपर, लोअर बॉन्ड यानी नीचे। सिंपल। अगर हर किसी का लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं? लैटिस।
कभी भी अगर आपको आए कि आपको बताना है कि वो लैटिस है या नहीं, सिंपल टेबल बनाओ, अगर सबका एग्जिस्ट करता है तो बोल दो लैटिस है, नहीं करता तो बोल दो लैटिस नहीं है। अगर किसी एक का भी ऐसा होता कि एग्जिस्ट नहीं करता तो ये लैटिस नहीं होता, बट ये क्या है, एक लैटिस है। क्लियर है। अभी क्वेश्चन आपका एक 2024-25 में पूछा गया था कि आपको बताना था कि लैटिस क्या होता है विद सुटेबल एग्जांपल। सेक्शन ए का क्वेश्चन था, 2 नंबर का था, तो सिंपल आप बता सकते हो कि लैटिस क्या होता है, जिसके अंदर क्या लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं हर एलिमेंट का, तो हम उसको बोलते हैं लैटिस, और एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। लैटिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने सेट में पढ़ी, सब जगह फंक्शन में पढ़ी, वही प्रॉपर्टीज यहाँ। आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, अगर किसी एक का एक एलिमेंट ए है, उसका आप ज्वाइन ए के साथ निकालते हो तो ए आएगा, ए का ए के साथ मीट निकालते हो तो ए ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ सिंपल है, ए ज्वाइन बी इक्वल होता है बी ज्वाइन ए के, इसका मतलब कि पोजीशन मैटर नहीं करती। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ सिंपल है कि अगर आपने यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट की पोजीशन मैटर नहीं करती, अगर आपने पहले 2 पे लगा दिया और लास्ट 2 पे लगा दिया, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ सिंपल है, इसका मतलब क्या है, जो डोमिनेटिंग होता है वो आपका आंसर में आ जाता है, सिंपल आप ये याद रखो, यानी बी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस सिंपल है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर ए जॉइन बी मीट सी है, यानी जॉइन को आप मीट पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो किस तरीके से करोगे, पहले ए बी के साथ जाएगा जॉइन के साथ, ए जॉइन बी, फिर बीच का साइन मीट ऐसे रहेगा, फिर ए जॉइन सी, ए जॉइन सी। इसी तरीके से अगर आप उल्टा करते हो, मीट को जॉइन के साथ करते हो तो क्या होगा, ए मीट बी फिर जॉइन ए मीट सी। अगर कोई भी लैटिस इसको सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, अगर इन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इफ द लैटिस डज नॉट सेटिस्फाई देन द लैटिस इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अगर लैटिस इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं उस लैटिस को, वो कैसा है हमारा, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। सिंपल है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपकी काम आएंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस की बात करें तो बेसिकली बाउंडेड लैटिस हमारा होता क्या है, a lattice L greater than equal to is called a bounded lattice. It has a greatest element 1 and लीस्ट एलिमेंट 0। इसका मतलब क्या, बाउंडेड लैटिस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि लैटिस के अंदर उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारा बाउंडेड लैटिस है, अदरवाइज वो बाउंडेड लैटिस नहीं है। सिंपल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, अगर ये है हमारा तो इसका लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 27, तो ये कैसा लैटिस है हमारा, बाउंडेड लैटिस, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट डी है बट लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, नो। यहाँ क्या ए और बी 2 लीस्ट एलिमेंट है, क्या 2 लीस्ट एलिमेंट हो सकते हैं, नो, लीस्ट एलिमेंट तो एक ही होता है ना। इफ इट हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एंड लीस्ट एलिमेंट 0, यानी इन दोनों में लीस्ट एलिमेंट है, नहीं है, 2 लीस्ट एलिमेंट है, जबकि लीस्ट एलिमेंट तो एक होता है, तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि ए लीस्ट एलिमेंट है या बी लीस्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये हमारा बाउंडेड लैटिस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो लैटिस है उसका लीस्ट एलिमेंट कौन सा है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हो 1 का ए के साथ तो 1 आएगा, मीट करते हो तो ए आएगा, ज्वाइन करते हो 0 के साथ तो ए आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइन करते तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालना है, फिर लीस्ट अपर बॉन्ड निकालना है। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ जाता है तो 1 आएगा, इसी तरीके से 0 के साथ ए आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लैटिस। कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या होता है, इन अ बाउंडेड लैटिस, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लैटिस होने के लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड लैटिस होना पड़ेगा। एल मीट जॉइन 0 1 एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ इफ। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड लैटिस अगर उसके अंदर कोई एक एलिमेंट बी ऐसे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ए मीट बी करूं 0 आ जाए और ए जॉइन बी करूं और मुझे 1 मिल जाए, तो मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट लैटिस। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो लैटिस है उसके अंदर से मैंने एक बी एलिमेंट लिया और एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है, उन दोनों का मैंने जॉइन और मीट निकाला और मुझे 0 और 1 मिल गए, यानी लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल गए, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, वो क्या है मेरे कॉम्प्लीमेंट लैटिस। क्लियर है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ करती हूँ तो ए आता है, ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग जाती है, यानी ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। पूरे के ऊपर है तो
एक एक के ऊपर भेज दो, मीट है तो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन है तो मीट कर दो, सिंपल। कॉम्प्लीमेंट लैटिस, आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉम्प्लीमेंट लैटिस हमारा होता क्या है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। यहाँ हमारा इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ 30 है, यहाँ हमारा 20 है, यहाँ 40 है, और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका 10 है। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब आपको क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। ऑब्वियसली द गिवन लैटिस इज बाउंडेड लैटिस। ये बाउंडेड लैटिस तो है ही, क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम बता पा रहे हैं, तो ये बाउंडेड लैटिस है। अब ये क्या कहता है, हमें किसका निकालना है, बी का, यानी 20 का मुझे वो निकालना है। क्या निकालना है, 20 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब इसमें पहले लीस्ट एलिमेंट की बात करें तो लीस्ट एलिमेंट इसका क्या है, 10। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है इस डायग्राम का, हैश डायग्राम का, 40, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि बी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर मैं ए क्या है 20 का ही तो निकालना है, 20 का ज्वाइन में किसके साथ करूं, किसके साथ करूं कि मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाए 40 मिल जाए, और 20 का मैं मीट किसके साथ करूं जो मुझे 10 मिल जाए। तो ये जो बी है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर है, समझ आया आपको कि बी का मैं ज्वाइन किसके साथ करूं कि मुझे 40 मिल जाए, बी का मैं मीट किसके साथ करूं कि मुझे 10 मिल जाए। अगर मुझे ये बी पता चल जाता है तो इस बी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखकर बताओ कि बी का मैं बी की क्या वैल्यू लूं कि मैं ज्वाइन करूं तो 40 मिल जाए, मीट करूं तो 10 मिल जाए। अगर मैं 30 लेती हूँ, आप सोचो 30 लेती हूँ तो 20 ज्वाइन 30, अगर ज्वाइन का मतलब क्या है, अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड की बात करते हैं ना हम यहाँ, तो अपर बॉन्ड क्या होगा इसका 20 और 30 का 40 मिल रहा है मुझे। अगर मैं इसके लोअर बॉन्ड की बात करूँ तो लोअर बॉन्ड क्या होगा इसका 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो 20 है उसको कॉम्प्लीमेंट क्या है 30 क्यों है, क्योंकि मैं 30 का अगर ज्वाइन और मीट कर रही हूँ 20 के साथ तो मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी मिल रहा है और मुझे लीस्ट एलिमेंट भी मिल रहा है। तो 30 मेरा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपसे किसी भी तरीके का यानी कॉम्प्लीमेंट से आपके क्वेश्चन यही ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको कराया ना, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आपको एक डायग्राम दे देगा, उसमें किसी भी पर्टिकुलर नोड का या पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि मैं किस के साथ उसका ज्वाइन और मीट करूं जो मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट मिल जाए, तो वही उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, शो दैट एवरी चेन इज अ लैटिस। इसका मतलब क्या है कि आपको बताना था कि जो भी चेन होती है वो हमारी लैटिस होती है। लैटिस के लिए क्या है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी LUB GLBN LUB आपका प्रेजेंट होना चाहिए। लैटिस होता है। सबसे पहले चेन की बात कर लेते हैं कि बेसिकली चेन क्या होती है। चेन इज अ टोटली ऑर्डर सेट वेयर A लेस देन इक्वल टू B और B लेस देन इक्वल टू A, एवरी पेयर इज कंपेरेबल। चेन क्या होती है, आप नॉर्मली चेन की बात करें तो एक एलिमेंट इससे जुड़ा होता है, फिर इससे ये, फिर इससे ये, इससे इस तरीके से। बट चेन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो तो वो कंपेरेबल होंगे हमेशा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्योंकि चेन इनफाइनाइट नहीं होती, चेन फाइनाइट होती है। इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो चेन तो पता है ना कि आपको इतनी है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप क्या बता पाओगे, कोई भी दो एलिमेंट को कंपेयर कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, चेन आपकी क्या होती है, टोटली ऑर्डर सेट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट द चेन सी, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, लेस देन इक्वल टू वही है। तो लेस देन इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, इस तरीके से, ठीक है। जबकि 4 ये एलिमेंट 5 एलिमेंट है, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो कैसे, इस तरीके से तो बनेगी। चेन ही तो है कि सबसे बड़ा एलिमेंट 4, फिर उससे छोटा वो सबसे बड़ा एलिमेंट 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू के ऑर्डर में हमने चेन बना दी, तो इसी को तो हम चेन बोल रहे हैं। अभी आपको बताना है कि ये जो चेन मैंने बनाई है ये क्या है, हमारा लैटिस है, ठीक है। ये मैंने जनरल एग्जांपल ले लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें 3 एलिमेंट ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, मैंने यहाँ 5 एलिमेंट लिए हैं। अब मैंने आपको बताया है कि लैटिस के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, टेबल बनाओ, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड लीस्ट अपर बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लैटिस है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल मैंने क्या करा, कंपेरेबल की दो सेट की बात हो रही है तो मैंने दो दो एलिमेंट ले लिए, मैंने 2 और 5। 2 और 5 का अगर मैं ज्वाइन निकालूं यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालूं तो 2 और 5 में ऊपर कौन है, 5, तो अपर बॉन्ड आ गया।
लोअर बाउंड निकालूं तो नीचे कौन है 2, तो 2 आ गया। 1 और 4 का निकालूंगी तो 4 1, इसी तरीके से यानी हर पेयर कंपेरेबल है और हर एलिमेंट का अगर आप देखोगे इस टेबल में जॉइन और मीट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का। हर कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कैसा है, ये मेरा लैटिस है, यानी हर चेन हमारा क्या है, लैटिस है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे आप देख भी सकते हो, तो आपको एक तो पहले डायग्राम बना के आना है, ये पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा के आना है। फिर आपको लिखना है एवरी पेयर ए और बी कंपैरेबल है, उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर है वो सॉरी मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हर चेन क्या होता है, हमारा लैटिस होता है। और आप बोल भी सकते हो कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और ए मीट बी इक्वल टू ए है, तो ए जॉइन बी इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरीके से, यानी ए और बी में अगर हम मीट करूं, लोअर बाउंड की बात करूं तो क्या आएगा, ए आएगा। अपर बाउंड की बात करूं तो मेरा बी आएगा। ठीक है, अगर ए छोटा है और बी बड़ा है, अगर उल्टा कर दूं तो जस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही बताना था। ये क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली बता पाओगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप तो यही सोचते रह जाओगे कि चेन क्या होती है। Thus both meet and join exist for every pair, hence every chain is a lattice. Simple. Clear है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको AQT 2024-25 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था क्या, ड्रॉ द हैश डायग्राम फॉर द पार्शियल ऑर्डर सेट ए कॉमा बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑन द पावर सेट एस वेयर एस इक्वल टू ए बी सी। आपको सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसको आपका हैश डायग्राम बनाना है। क्लियर है? हैश डायग्राम की कंडीशन क्या है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, सबसेट ही जैसे कि मैंने बोल दिया, क्या ये एलिमेंट ए बी सी का सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है? यस। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। बट अगर मैं बोलूँ ए और डी क्या ए बी सी का सबसेट है? नो। क्यों? क्योंकि डी तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो सबसेट कैसे हुआ ये? क्लियर है? सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे पावर सेट के पता होना चाहिए। पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, अगर मेरे पास एस के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर एन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3, यानी जो मेरा पावर सेट है उसके अंदर मेरे 8 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसका पावर सेट बनाती हूँ तो पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले ए खुद आएगा, देन मेरा बी खुद आएगा, सिंगल एलिमेंट आएंगे, देन सी खुद आएगा। ठीक है, आप पेयरिंग करेंगे ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, पहले ए की बी के साथ करी, देन फिर ए की सी के साथ करी। क्लियर है? फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ गया बी, बी की पेयरिंग किसके साथ होगी, बी की हमारी सी के साथ होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी हमारे पास 2 एलिमेंट रहे हैं, ए के पूरा हमारा ए बी सी खुद एक पेयर आ जाएगा पावर सेट के अंदर, और हमेशा जो 5 है एम्प्टी सेट, वो हर किसी का पावर सेट के अंदर होता ही होता है। क्लियर है? सिंपल। तो ये हमारा पावर सेट बन गया। बस अब इसका हैश डायग्राम बनाना है। हैश डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, हैश डायग्राम हमें क्या बनाना है, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे नीचे, फिर सिंगल पेयर, डबल पेयर, फिर ट्रिपल पेयर। तो लेवल जीरो के अंदर आएगा 5, क्योंकि 5 क्या है, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो हर किसी का सबसेट होगा। देन उसके बाद लेवल 1 के अंदर मेरे क्या आएंगे, जो एक एक के पेयर में, एक के पेयर में कौन है, ए बी और सी। देन मेरे पास फिर उसके ऊपर वाले लेवल पे आएंगे दो के पेयर में, ए बी ए सी बी सी। ठीक है, तो ए बी है तो ये ए से भी कनेक्टेड होगा, बी से भी कनेक्टेड होगा। ए सी है तो ये ए से कनेक्टेड होगा, सी से कनेक्टेड होगा। बी सी है तो ये बी से कनेक्टेड होगा, सी से कनेक्टेड होगा। ए बी सी क्या है, इन सबका सबसेट है, तो ए बी सी सबसे कनेक्टेड होगा। तो इसका हैश डायग्राम बन गया। सिंपल है ना? तो ये क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा गया था। अब आप देखो सेक्शन बी के अंदर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बस ये हैश डायग्राम बनाना था और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली बना पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता पावर सेट क्या होता है, पावर सेट किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या था आपका क्वेश्चन, AQT 2024-25 में पूछा गया था, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज यूजुअली लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने जो रिलेशन लिया है वो लेस देन इक्वल टू है। आपको प्रूफ करना है कि वो पोसेट है। पोसेट के लिए सिंपल रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं वो पोसेट है, अदरवाइज हम उसको बोलते हैं भाई ये पोसेट हमारा नहीं है। लेस देन इक्वल टू की कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई
ही होगा, सिंपल है। कोई भी इंटीजर आप ले लो, वो खुद के साथ तो रिलेट करेगा ही, और खुद के साथ लेस देन इक्वल टू की जो रिलेशनशिप है उसको भी वो प्रिजर्व करेगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए इन एक्स, यानी इंटीजर के अंदर अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें एक्स, तो हमेशा वो खुद से लेस देन इक्वल टू होगा ही होगा। और कोई भी एलिमेंट आप ले लो तो वो खुद के इक्वल तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, अगर मैंने 3 लिया और 3 लिया, तो 3 लेस देन इक्वल टू है ना, 3 के लेस देन नहीं है, बट इक्वल टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। नेक्स्ट आपका एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक की क्या बात है कि अगर मैंने ले लिया a लेस देन इक्वल टू बी एंड b लेस देन इक्वल टू a, तो मेरा a इक्वल टू b होना चाहिए। यही तो कहता है मेरा एंटीसिमेट्रिक। तो अगर मेरा a लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है कि a मेरा छोटा है और b बड़ा है। b a की बात करूं तो यहाँ क्या है, मेरा a बड़ा है b छोटा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब मेरा a इज इक्वल्स टू b होगा। अगर आप इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझना चाहते हैं, तो ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी जब आप a और b को इक्वल लोगे। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा एंटीसिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव तो सिंपल है। अगर मैंने a लेस देन इक्वल टू b लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 2 छोटा है 5 से एंड 5 छोटा है 9 से, तो क्या 2 छोटा होगा 9 से? यस, ऑब्वियस है, 2 9 से छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये मेरा पोसेट है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, सेक्शन सी में ये पूछा गया था। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे हमने यूनिट 5 के, सारे काफी डिटेल में कवर किए, और जितने भी पीवाईक्यूज से हमने वो भी सारे पीवाईक्यूज को भी काफी डिटेल में कवर कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यू वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, मल्टी एटम्स का। तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन मल्टी एटम्स को डाउनलोड कीजिए, जहां आपको सारे नोट्स वहीं अवेलेबल होंगे। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट multiatoms.com से भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको लेटेस्ट इंटर्नशिप अपडेट या जॉब अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल मल्टी एटम्स करियर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मल्टी एटम्स इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि हम इंटर्नशिप एंड हैकेथॉन्स के अपडेट्स डेली लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।